हेलो एवरीवन, आप सभी को मालूम है कि बिहार स्टेट 2024 के तहत आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके बिहार स्टेट क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। डेली आपको एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से पूरा सोल्यूशन के साथ कराया जाता है। तो आज 5/9/2023 का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ ₹151 में आपको टोटल 30 प्रैक्टिस सेट और 1500 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप किसी भी पेपर 1, पेपर 2 की, बीपीएससी की, स्टेट की पेपर तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी कम रेट में आपको प्रैक्टिस सेट और नोट्स दिया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और जो मैंने आपको बताया था कि आज 5/9/2023 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे आज के वीडियो में। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षण में स्वतंत्र चर क्या होता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक, शिक्षार्थी, सामग्री, या ऑप्शन डी शिक्षण विधि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। अध्यापक, जिसे आप शिक्षक के नाम से जानते हो, सबसे ज़्यादा स्वतंत्र चर माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट राइट आंसर आपका ऑप्शन ई होगा। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? पहला ऑप्शन है प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षण को मनोरंजन बनाना, छात्रों का मूल्यांकन, या ऑप्शन डी अनुशासन बनाए रखना। और इसको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे आप लोग गलती करोगे, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है शिक्षण को मनोरंजन करना, उनको आसान भाषा में बच्चों को समझा देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम कवरेज पे, छात्रों की रुचि पर, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, या ऑप्शन डी सीखने का परिणाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सीखने के परिणाम पर आकलन का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ तुक्का मत लगाइएगा। तुक्का लगाओगे, आपके साथ एग्जाम में, आपका सिलेक्शन टाइम में, आपका रिजल्ट टाइम में तुक्का लग जाएगा। क्योंकि आपके पास भरपूर टाइम है, तो अभी से सारे पॉइंट को अच्छे से समझकर, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। तुक्का लगाओगे, गलती से स्टेट क्वालीफाई कर जाओगे, लेकिन बीपीएससी क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके पास भरपूर टाइम है, तो हर एक पॉइंट को सोच समझकर, सारा चीज़ जानकर आंसर लगाइएगा। तब आपका अंदर जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। क्वेश्चन 4 है, उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, ऑप्शन बी है योजना के समय पर क्रियान्वित करना, या ऑप्शन सी गतिविधि तय करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको पता है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है ब्लू की टेक्सोनोमी। ब्लू की टेक्सोनोमी आपके साइकोलॉजी में और आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग में 3 से 4 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ब्लूम की टेक्सोनोमी मूल रूप से कब प्रकाशित हुई थी? 1954 में, 1956 में, 1958, या ऑप्शन डी 1960। आपने क्लास सीटेट में और बीएड में आपको पढ़ा होगा कि ब्लूम की टेक्सोनोमी 1956 में प्रकाशित की गई थी, और उन्होंने कुछ अपने क्रिया के 3 भेद भी बताए थे। जो 3 पक्ष था, कौन-कौन से थे? जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा था ज्ञान, उसके बाद समझ, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। ये सारे कुछ ब्लूम के वर्गीकरण में बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1956 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 6 कह रहा है दिखाओ और बताओ का संबंध किससे है? व्याख्यान विधि से, प्रदर्शन विधि से,
चर्चा विधि से या ऑप्शन डी समस्या समाधान विधि। तो दिखाओ और बताओ सबसे अच्छा विधि माना जाता है प्रदर्शन विधि, जिसे आप इंग्लिश में रोल प्ले के नाम से जानते हो। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है शिक्षण का निगात्मक विधि क्या है? तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि निगमन विधि किसे कहते हैं। तो निगमन विधि उसे कहते हैं जैसे कि रूल टू एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको रूल बताए जाते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बताए जाते हैं। तो उसको निगमन विधि के नाम से जानते हो। पहला ऑप्शन है परंपरागत दृष्टिकोण, प्रायोगिक दृष्टिकोण, खेल आधारित दृष्टिकोण या ऑप्शन डी मिश्रित दृष्टिकोण। मुझे उम्मीद है इसमें आप लोग सब कोई गलती करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बिना प्रैक्टिस के आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, जिसे आप इंग्लिश में ट्रेडिशनल के नाम से जानते हो, जो आपके पहले के ज़माने में कैसे पढ़ाए जाते थे। जैसे अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो या हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसके रूल बता दिए जाते थे, उसको रूल लिखा दिया जाता था, उसके बाद आपको एग्जाम्पल या सेंटेंस लिखाया जाता था। तो सब चीज़ आपके ट्रेडिशनल जबकि पुराने ज़माने में पढ़ाए जाते थे, उसको निगमन विधि के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है ह्यूरिस्टिक पद्धति किसकी देन है? ह्यूरिस्टिक पद्धति मतलब खोज की विधि। ठीक है, तो खोज की विधि किसकी देन है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्पेसर, ऑप्शन बी है आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट या ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो याद रखिएगा, ह्यूरिस्टिक आपको इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में आप इसे खोज की विधि या करने की विधि के नाम से जानते हो। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति आपके आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को याद रखिएगा, आर्ट्स ऑफ टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके ओवरऑल बिहार स्टेट में, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन रिपीट हो, सिर्फ आर्ट्स ऑफ टीचिंग है जिसमें आपको सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं। अगर आप 30 प्रैक्टिस सेट कर लेते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1500 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं और 1500 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन आपको डिट्टो मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर मैं इतनी बार-बार कह रहा हूँ तो कुछ रीज़न है कहने की। आप 30 प्रैक्टिस सेट उठाकर देखोगे तो उसमें से हर क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी प्रैक्टिस सेट में आपको आया हुआ है। जिसमें आप बिहार स्टेट में 50 में 40 नंबर कहीं से नहीं गया आपका, 40 नंबर ईज़ी लाकर आप बिहार स्टेट क्वालीफाई कर बीपीएससी के आने वाली भर्ती में आप फॉर्म फिल कर पाओगे और उसका एग्ज़ाम दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषता होती है? पहला ऑप्शन है पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर, लक्ष्य हासिल करना या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो एक अच्छी पाठ योजना की ये सारी विशेषताएँ मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं जो आपको यहाँ पे नाम दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में सवाल बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट है। ये सवाल मैंने पहले के प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूँ। तो अगर आपने सारा वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर सही से बता पाओगे। आपको बताना है कि 5 ई मॉडल निम्न में कौन-सा एक शामिल है? पहला ऑप्शन है परीक्षण करना, सहजता, खुदाई या ऑप्शन डी अन्वेषण करना। तो 5 ई मॉडल में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अन्वेषण करना, जिसे आप खोज की विधि के नाम से भी जानते हो। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जो 5 ई मॉडल का एक विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके माइक्रो टीचिंग से, और माइक्रो टीचिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग का फेवरेट टॉपिक बोल सकते हो, जिसमें से आर्ट्स ऑफ टीचिंग में 2 से 3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? माइक्रो टीचिंग का प्रयोग कब किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन है माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण परीक्षण संस्थान में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके अभी तक मैंने 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसमें से सवाल अभी तक 5 बार सेम क्वेश्चन आपके 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल चुका है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा,
शिक्षण परीक्षण संस्थान में सब जगह माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, क्रमोदेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री किसका एक क्रम है? मनोवैज्ञानिक का, भौतिक और शारीरिक का, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पाठ्यक्रम सामग्री जो भी होता है ये आपके मनोवैज्ञानिक होता है, ना कि आपका भौतिकी और ना आपके शरीर से कोई मतलब है आपके पाठ्यक्रम से। तो पाठ्यक्रम जितने होते हैं, चाहे आपका शिक्षा हुआ, शिक्षण हुआ, ये सब चीज़ आपके मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आता है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर अब मैं इसका आंसर नहीं दिखाता तो आप लोग मैक्सिमम लोग इसका राइट आंसर सी टिक आउट करते हो। लेकिन याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम सामग्री माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद, पहला ऑप्शन है श्याम पट्ट को किसी भी विद्यार्थी से साफ कराना चाहिए। ये भी सवाल आपके बिहार स्टेट में बहुत बार पूछ चुका है। ये शायद क्वेश्चन में चौथा या पांचवा बार आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करा रहा हूँ। 10 में से 4 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर में। सेकेंड ऑप्शन है शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ये ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब आप बिहार में टीचर बन जाओगे, जब आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हो, तो बच्चे से आपको ब्लैक बोर्ड साफ नहीं कराना चाहिए। जबकि खुद आपका क्लास जब ओवर होता है तो खुद आपको बोर्ड को साफ करके उसके बाद को क्लास को छोड़ना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताना है कि पढ़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है डिस्लेक्सिया, डिस्कूलिया, डिस्ग्राफिया, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा, इसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो तो उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं, जो आपका राइट आंसर होगा। जिस बच्चे को मैथ लिखने में, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथ को जोड़ नहीं पाता हो, घटा ना पाता हो, नंबर ना पहचान पाता हो, वो सब चीज़ आपके डिस्कूलिया में आता है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया उसे कहते हैं जिस बच्चे को लिखना ना जानता हो। अगर बच्चे को बोला जाए कि आम लिखो और वो आम ना लिख पाए, अक्षर की पहचान ना कर पाए, तो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल पूछता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। और गलती से उपरोक्त सभी कभी भी आंसर आप टेक आउट मत करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये होगा, डिस्लेक्सिया। आपको सब कुछ यहाँ पर लिख कर दिया गया है। आप जब प्रैक्टिस सेट लोगे तो आप हर एक पॉइंट को पढ़कर सारे डाउट को, सारे आपके जो कन्फ्यूजन है सारे दूर हो जाएँगे। जब आप एक-एक लाइन को समझोगे, पढ़ते हो, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे, क्योंकि इसमें सब कुछ आपके आसान भाषा में आपको लिख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में कौन-सा घटक शामिल नहीं होता है? पहला ऑप्शन है अपेक्षित सीखने का परिणाम, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी सीखने का आकलन, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, आपको बताना घटक शामिल नहीं होता है। जब सवाल पूछे नहीं होता है तो सबसे पहले उसे आप हेडलाइट कर लीजिएगा, उसे लाइटिंग कर लीजिएगा कि आपको नहीं है बताना है। और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शिक्षा का प्रदर्शन मूल्यांकन आपका घटक शामिल नहीं होता है। आप जब बच्चे पढ़ाओगे बिहार स्कूल में तो आपका मूल्यांकन नहीं होगा। बच्चे को मूल्यांकन होता है, आपका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है। जो आपके पुस्तकालय में जो व्यक्ति काम करते हैं, जो आपके लाइब्रेरी में काम करते हैं, उसे किस नाम से बुलाते हैं, आपको ये बताना है। लाइब्रेरियन, अभिनेता, संगीतकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। जो आपका लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक रखे होते हैं, जिसमें आप जाकर पढ़ाई करते हो, नोट डाउन करते हो, तो उसको लाइब्रेरियन के नाम से बुलाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ना कि वो गायकार है और ना कोई हीरो है। तो वो एक क्या है, लाइब्रेरियन है।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और आप देख रहे हो कितने आसान-आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में। सिवाय अगर मैं इतना बार-बार कह रहा हूँ 40 नंबर लाना आसान है 50 में, तो कुछ सोच कर कह रहा हूँ, कुछ देख कर कह रहा हूँ। अगर मेरा यकीन मानो आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की, सबसे पहले आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे फ़ोकस करो। 50 में से 40 नंबर अगर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग में लेकर आ जाते हो, तो सिर्फ़ आपको 35 नंबर लाने होंगे, जो जनरल से बिलॉन्ग करते हैं, उनको 35 नंबर लाना होगा क्वालीफ़ाई करने के लिए। चाहे आप बिहार से बाहर के हो, चाहे बिहार में आप जनरल में काउंट करते हो, तो आपको 35 नंबर लाना है। अगर आप फीमेल हो, तो सिर्फ़ आपको 20 नंबर लेके आना है 100 नंबर में। बताओ अगर आर्ट्स ऑफ टीचिंग में 40 नंबर आ जाता है, तो 100 में से आप 20 और 35 नंबर लेके आ नहीं सकते हो, आसानी से आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिहार स्टेट क्वालीफ़ाई करना है, तो एक ही ट्रिक है, सबसे पहले आर्ट्स ऑफ टीचिंग पे फ़ोकस करो, आसानी से 40 नंबर लाकर बिहार स्टेट को क्वालीफ़ाई करो। जो ये बात समझ गया वो बिहार स्टेट क्वालीफ़ाई कर लिया, ये लिख कर रख लो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है। बच्चों को बुक की ज़रूरत क्यों होती है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में अधिक मूल्य को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक बार बार मूल्यों की बातें करता हो, स्वयं इनका अभ्यास करता हो, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाता हो, या ऑप्शन डी देवी देवताओं की बात करे। और इसमें आप लोग ज़्यादा गलती करोगे मुझे उम्मीद है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शन रीड करो और राइट आंसर बताओ। और आप लोग कोशिश करो सारा आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। जब आप आंसर टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाता है। तो आंसर टाइप किया करो। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा। तो इसलिए सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप करते रहो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, स्वयं इनका अभ्यास करना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है, वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे मार्क्स उनको दे दे, अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएँ लें, छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करें, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे टाइम क्या होता था, मेरे टाइम जब आप उनके उनके ट्यूशन में जब आप पढ़ते हो, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता था। अगर मैं जो मुझे स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे, अगर मैं उनके पास ट्यूशन करूँ, तो मुझे जो स्कूल से मार्क्स मिलते थे, इंटरनल मार्क्स, वो मुझे 50 में 45-40 मिल जाते थे। अगर हमेशा ऐसा देखने को मिलता भी है। तो ऐसे टीचर कब लोकप्रिय बन जाएँगे छात्रों के बीच, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, ऐसा करके आप ट्यूशन्स का उनके साथ ट्यूशन पढ़ने के बाद ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो सकते हो। उनका नंबर ज़्यादा देने से आप फ़ेमस नहीं हो सकते हो। फ़ेमस तब होगे जब उनकी समस्या को हल करोगे, जो उनको प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को आप समझोगे, उनके डाउट को आप ख़त्म करोगे, तब जाकर आप फ़ेमस हो सकते हो अपने बच्चों के बीच, अपने छात्राओं के बीच। जब भी आप बिहार में टीचर बनना, तो कोशिश करना कि सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलने की, हर किसी को समझ में आए, उनके डाउट को सॉल्व किया जाए। सिर्फ़ पैसे के लिए और सिर्फ़ टाइम पास के लिए आप टीचर मत बनना, एक अच्छे टीचर बनने के रूप में आप काम करना, आपको खूब शांति मिलेगी। तो इसलिए एक अच्छा टीचर की पहचान होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है, किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? पहला ऑप्शन है, छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थाओं के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो सकता है। वे शिक्षक से झगड़ा कर सकते हैं, माता-पिता शिक्षक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और मुझे उम्मीद है इसमें आप लोग गलती करोगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर रख लीजिएगा अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसे वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो। आप बताओ कि सीसी क्या है? सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये बताना है। काफ़ी आसान सा सवाल है। और सीसी जब लागू हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी हुआ था। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे।
तो आपको पता होना चाहिए कि सीसीए का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेशन एब्रेशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। आपके एग्जाम में दोबारा सवाल ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 22। निदानात्मक परीक्षण का उपयोग क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसे आप इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हो, और हिंदी में निदानात्मक परीक्षण का उपयोग कब होता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट की कठिनाइयों की पहचान करने के लिए, स्टूडेंट के ज्ञान का आकलन करने के लिए, या ऑप्शन थर्ड शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जितने लोग आंसर टाइप कर रहे हो ऑप्शन डी, तो इसका राइट आंसर डी नहीं होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है ये निदान करना। जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को पहचान कर कर उसका परीक्षण करना और उसको परेशानी को दूर करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पहचान की जाएगी कि आपको अक्षर पहचान आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको समझने में कहाँ दिक्कत हो रहा है, ये सब चीज़ पहचान करना आपके निदानात्मक परीक्षण का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसे सवाल आपके आर्ट्स ऑफ टीचिंग में प्रीवियस सवाल तो करा ही रहा हूँ, और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा और ऐसे क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन और स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और नहीं तो अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है तो इस सारे क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट के तौर पर, क्योंकि जब आपका पेपर होगा तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा टॉपिक आपको रिविजन करने हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा, विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोमोट करना योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित है? दार्शनिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, आपके पाठ्यचर्या सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है इनमें सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि क्या शामिल है? पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में, असाइनमेंट में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो ये गलती से ऑप्शन डी टिक आउट मत करना। जब ये पेपर हुआ था तो मैक्सिमम बच्चे ने इसका राइट आंसर डी टिक आउट किया था। लेकिन आपके सीखने की सामग्री में जो आपका अनुभव होता है और सीखने की जो गतिविधि होती है, वो सब कुछ आपके पाठ्यचर्या के अनुभव के अंदर आप सीखते हो। इसलिए इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। जब भी आप एक-एक पॉइंट को जब आप रीड करोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा। अपने ऊपर 151 पे खर्च करना होगा, नहीं तो आप ऐसे ही बैठे रहोगे और आपका पेपर होते रहेगा और आपसे बिहार स्टेट क्वालीफाई नहीं होगा। क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉल आता है जिनका स्टेट में 2023 जो पेपर हुआ था उसमें 1 से 2 नंबर से उनका स्टेट क्वालीफाई नहीं हुआ था, और उनका दर्द आप जब सुनोगे कि इस टाइम वो कैसा फ़ील करते हैं, आप खुद अंडरस्टैंड हो जाओ, खुद समझ सकते हो कि जिस इंसान का 1 से 2 नंबर से उनका स्टेट क्वालीफाई ना हो, अगर वो 1 से 2 नंबर स्टेट क्वालीफाई कर लिए होते, तो इस बार आपका जो बीपीएससी का फॉर्म आ रहा है, बीपीएससी 2.0 फॉर्म फिल कर पाते, 3.0 फॉर्म फिल कर पाते और 4.0 फॉर्म फिल कर पाते। तो इतना शानदार मौका बिहार सरकार दे रही है, तो इतने कम पैसों के लिए अपने ऊपर खर्च करने से सोचो मत। जो आपको अच्छा कंटेंट आपको दिखा के दिया जा रहा है, तो इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से मेहनत करते हो तो आप बिना प्रैक्टिस सेट लिए पूरा वीडियो देखकर भी आप कर सकते हो। लेकिन वीडियो में हर एक पॉइंट को पढ़ा पाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट लेने के लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप क्वेश्चन आंसर देखकर भी अगर आप खुद से मेहनत करते हो तो भी आप आसानी से स्टेट क्वालीफाई कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 पर। एक आदर्श विद्यालय डैश में स्थापित किया जाता है। पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 4 से 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसमें जो आप गलती करते क्या हो, तो इसका राइट आंसर आप डी टिक आउट करते हो।
याद रखिएगा, सबके लिए शिक्षा होना चाहिए, चाहे वो 4 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक हो या 0 से लेकर 50 साल तक हो, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। आपका उम्र बढ़ जाएगा, उम्र के हिसाब से आप डेली कुछ न कुछ सीखते रहते हो, कुछ न कुछ आपको शिक्षा मिलते रहता है। इसलिए सबके लिए शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। शिक्षण का अधिकार का क्या अर्थ है? आप देख रहे हो सेम ऑप्शन है, बस क्वेश्चन बदल गया और आपको ऑप्शन सेम दिया गया और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने ऑप्शन ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, आपको बताना है कि शिक्षण के अधिकार का क्या अर्थ है, आपको बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होगा। शिक्षण का अधिकार का अर्थ है 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने सारे बच्चे हैं, उनको निःशुल्क पढ़ाया जाए और अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाए। ये आपका शिक्षण का अधिकार है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे कितने भी अमीर हो। आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये शिक्षण का अधिकार है हर किसी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और आर्टिकल किस में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 21 ए में दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। हो सकता है कि आर्टिकल पूछ ले कि किस आर्टिकल भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि सारे बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 21 में ये अधिकार देता है आपका भारत संविधान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 28 कह रहा है, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विशेष विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है? जब किसी भी चीज़ में आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी सब्जेक्ट पर जब आप किसी को अवसर देते हो, जब उसे मौका देते हो तो अधिगम आपका बढ़ जाता है। काफ़ी आसान सा सवाल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। किसी को मौका देने से आपका अधिगम घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता है। तो डी के लालच में आप मत पड़िएगा। ऑप्शन बी सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगोफोन किसका उदाहरण है? जो आपका लिंगोफोन है वो आपका श्रव्य सहायता है, जिसे आप सिर्फ सुन सकते हो, ना देख सकते हो, ना उसे टच कर सकते हो। तो श्राव्य सहायता आपका लिंगोफोन है। तो गलती से ऑप्शन डी टिक आउट मत करना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30, करके सीखना क्या है? पहला ऑप्शन है प्रायोगिक ज्ञान, अवलोकनात्मक ज्ञान, पूछताछ आधारित ज्ञान या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो करके सीखना आपका प्रायोगिक ज्ञान माना जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल आर्ट्स ऑफ टीचिंग का 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान से सवाल थे। आसानी से आप इसमें 25 से प्लस नंबर ला सकते हो। 25 से ज़्यादा नंबर लाने के लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग का सिलेबस लेकर पूरा बैठ जाओगे ना, तो जितना आपके पास टाइम है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपको सिलेबस पढ़ना नहीं होता, उसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपका मजबूत हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास भरपूर टाइम नहीं है, अभी फ़िलहाल आपके पास 1 महीने से कम टाइम है, तो अच्छे से आपको 1500 क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से आप 50 में 40 नंबर ला सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1820 के दशक में अंग्रेज़ों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित में किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। पहला ऑप्शन है संथाल, अहोम, पागलपंथी या ऑप्शन डी रामोशी। तो याद रखिएगा, 1820 के दशक में संथाल ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे होता है, तो गुजरात का में कांडला में सूर्य कब उगेगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है। तो याद रखिएगा, सूरज इंडिया में सबसे पहले आपके अरुणाचल प्रदेश में उगता है। सबसे लास्ट में कहाँ उगता है? तो सबसे लास्ट में आपका कांडला में होता है, जो आपके गुजरात में देखने को मिलता है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि जब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज उगता है, तो आपके गुजरात में कितने बजे सूरज उगेगा? 5 बजे, 6:20 में, साढ़े 7 में या 7 बजे?
तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूरज उगता है तो आपके गुजरात में 7 बजे सूरज उगेगा। सबसे दुनिया में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले दुनिया में जापान में आपका सूरज सबसे पहले उगता है। जब यहाँ पर सूर्य सबसे लास्ट में जब निकलता है, तो जब सूरज सबसे लास्ट में कहाँ ढलेगा? तो गुजरात में सबसे लास्ट में सूरज ढलेगा। सबसे पहले सूरज कहाँ ढलेगा? तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज ढलेगा। तो इसको लेकर कन्फ्यूज़ मत होइएगा। सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लेट से सूरज कहाँ डूबेगा? तो गुजरात में। ठीक है? तो इसे सारे पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। 2 घंटे का डिफरेंट होता है। ये सवाल आपके पेपर में फिर से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 33 कह रहा है, किसी भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम कितना निवेश कितना है? 10%, 15%, 20% या 25%? इसका मतलब आप समझ नहीं रहे होगे। इसका कहने का क्वेश्चन का मतलब है, अगर आप शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। अगर शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सपोज़ करो कोई भारतीय कंपनी है जैसे रिलायंस या एयरटेल या कोई भी कंपनी ले लो, रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस एक कंपनी है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका शेयर खरीदना चाहते हो, तो उसका शेयर आप कितना ले सकते हो, आपको ये बताना है। 10% ले सकते हो, 15% खरीद सकते हो, 20 खरीद सकते हो या 25 खरीद सकते हो। तो ये आपका सेबी जो है, आपका एक शेयर मार्केट का रेगुलेटिंग, जैसे आरबीआई होता है, उसी तरह शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी है। तो सेबी ने ये नियम बनाए हुए हैं कि आप किसी भी भारतीय कंपनी को, अगर आपके पास पैसा है तो उसका 10% आप शेयर खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा आप शेयर उसका नहीं खरीद सकते हो। ये नियम है आपका सेबी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? काफ़ी आसान सा सवाल है। तो आपको सबको पता होगा कि जो आपके जो जयप्रकाश नारायण थे, वो आपके चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। वो तो जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुराग नारायण सिंह और जेबी कृपलानी, ये तीनों के तीनों और महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित माने जाते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण आपके चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था, वो किस राज्य में है? काफ़ी आसान सा सवाल है। विश्व भारती विश्वविद्यालय आपके पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना करी थी पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कौन है? तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बनारस है, बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू आपके उत्तर प्रदेश में है। उड़ीसा का कौन सा कोई फेमस कौन सा विश्वविद्यालय, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन 36 है, ये सवाल कितनी बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है? आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कि वायु गुणवत्ता के सूचांक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सारे ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? पहला ऑप्शन है नदी, समुद्र, लैंडफिल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। लैंडफिल जो होता है, आपके अवशिष्ट पदार्थों को निपटाने के लिए एक अच्छा साइट माना जाता है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई आमतौर पर किस में कमी आती है? मिट्टी की कटाव में, ग्लोबल वार्मिंग में, सूखा में या ऑप्शन डी वर्षा में? तो आप सबको पता होगा, अगर आप जितने पेड़ काटते हो, अगर ज़्यादा पेड़ कट जाते हैं तो वर्षा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जितने ज़्यादा पेड़ वृक्ष होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। जब आप पेड़ ही काट दोगे तो वर्षा होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि यूएनएफसीसी से फुल फॉर्म क्या होता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। बताना है कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आपका फुल फॉर्म हुआ यूएनएफसीसीसी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार का नाम बताइए। मतलब कश्मीर घाटी में जो आपकी वनस्पति के कौन से प्रकार पाए जाते हैं आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शीतोष्ण वनस्पति पाए जाते हैं आपके कश्मीर के घाटी में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि फ़ोन में करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको आज मैंने टोटल 40 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको 40 क्वेश्चन आपका इसमें से कम आपको 30 प्लस आपका स्कोर आना चाहिए। अगर आप 40 में 30 प्लस स्कोर लेके आ रहे हो, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। बस आप इसी तरह मेहनत करते रहो, आप बिहार स्टेट आसानी से क्लियर कर लोगे। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की या आर्ट्स ऑफ टीचिंग की। सारे प्रैक्टिस सेट काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और डिटेल जानिए और जल्दी से अपने पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास 1 महीने से काफ़ी कम टाइम है और जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।